हेलो माय कैटालिस्ट फैमिली मेंबर्स, कैसे हो आप। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ये सीएसआईआर जेआरएफ क्या है, यूजीसी जेआरएफ क्या होती है, पीएमआरएफ क्या होती है, एसपीएमएफ क्या होती है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन, उसके बाद उसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है। आपको नेट यदि क्वालिफाइड करनी है, जीसेट क्वालिफाइड करनी है, सेट क्वालिफाइड करनी है, या तो कोई भी एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करनी है, उसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है वो हम आज पढ़ने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आपको बता दो भैया, सबसे पहले ये जो लेक्चर रहेगा साइंस के किसी भी स्ट्रीम में हो, या आप यदि फिजिक्स में हो, या आप यदि केमिस्ट्री में हो, या तो मैथमेटिक्स में हो, या तो लाइफ साइंस में हो, किसी भी सब्जेक्ट में हो, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो केमिस्ट्री जिसने रखा है उसके लिए तो अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। कई सारी एग्जाम है एमएससी केमिस्ट्री के साथ साथ आप प्रिपरेशन ये कर सकते हो। इसमें कई सारी जो ये अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। सबसे पहले हम देखेंगे, यहां पे देख लो। सबसे पहले ये जो आपको यहां पे थोड़ा सा मैं ये डेमो यहां पे डेमो दे रखा है, ये देख लीजिएगा। एमएससी केमिस्ट्री के साथ साथ आप कौन सी प्रिपरेशन कर सकते हो। यहां पे सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन कर सकते हो, गेट की, सेट की, आईआईटी जेम की। ये वाली जो एग्जाम है वो तो आपको पता है भैया, ये बीएससी में करनी होती है। ये एक ही एग्जाम ऐसी है जो बीएससी में आपको करना है, ठीक है। उसके बाद ओएनजीसी है, आईओसीएल है, या कई सारी जो एग्जाम है, बार्क है, डीआरडीओ, वो सब हम एक एक करके देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम देखेंगे सिर्फ और सिर्फ सीएसआईआर नेट, इसके बारे में ही आज हम देखेंगे। उसके बाद कई सारे वीडियो आएंगे मेरे, जिसमें कई सारी इंफॉर्मेशन, यहां पे जो मैं आपको बोर्ड पे दिया ना वो तो सिर्फ डेमो है भैया। इससे भी ज्यादा 56 गवर्नमेंट जॉब होती है एमएससी केमिस्ट्री वालों के लिए। जैसे कि फूड इंस्पेक्टर आपको बनना है भैया, वो भी आप बन सकते हो। कई सारी एग्जाम जो है वो आपको मैं एक एक लेक्चर करके ये दूंगा। अभी जो आपको मैं इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं वो सीएसआईआर नेट की इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं। सीएसआईआर नेट में होता क्या है, सबसे पहले देख लीजिएगा सीएसआईआर नेट में होता क्या है, कौन कौन सी आपको क्वालिफिकेशन चाहिए इसके लिए। अब जो मैं कहने जा रहा हूं ये करंट सिचुएशन की बात कर रहा हूं। यदि आपका बीएससी कंप्लीट है, यदि आपका बीएससी कंप्लीट है और आप एमएससी रनिंग हो, आप तब आप एमएससी पार्ट 1 में हो या तो एमएससी पार्ट 2 में हो, आप इसकी नेट की प्रिपरेशन कर सकते हो। यहां पे जो कौन कौन से स्टेज होते हैं सबसे पहले ये समझाऊंगा। उसके बाद ये नेट की प्रिपरेशन कैसे करनी है हमें, कैसे हमें ये जेआरएफ निकालनी है, कैसे एलएस निकालनी है, कैसे एसपीएमएफ निकालनी है, ये सारी इंफॉर्मेशन आज दूंगा। सो लास्ट तक मेरा वीडियो देखते रहेगा। बहुत सारा आज को आपको जो नॉलेज मिलने वाला है यहां पे देख लीजिएगा। सबसे पहले ये जो नेट एग्जाम होती है, सबसे पहले ये नेट एग्जामिनेशन में 3 पार्ट रहते हैं, ए पार्ट, बी पार्ट एंड सी पार्ट। ये 3 पार्ट रहते हैं, ए पार्ट, बी पार्ट एंड सी पार्ट। जो ए पार्ट होता है वो मैथमेटिक्स रीजनिंग उसका रहता है। यहां पे केमिस्ट्री नहीं होता, मैथमेटिक्स होता है, रीजनिंग होता है, ये सारे जो कंसेप्ट होते हैं। इसमें आपको करना क्या है, कितने पहले तो क्वेश्चन होता है। यहां पे जो क्वेश्चन होते हैं टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं। ये जो मैं लिख रहा हूं वो टोटल क्वेश्चन लिख रहा हूं। टोटल क्वेश्चन इसमें 20 क्वेश्चन होते हैं भैया। यहां पे आपको अटेंड कितने करने हैं, आप सिलेक्शन कितने कर सकते हो, मैक्सिमम सिलेक्शन आप 15 क्वेश्चन का ही कर सकते हो। फिर से बता दूं भैया आपको, मैक्सिमम सिलेक्शन जो आप कर सकते हो 50 क्वेश्चन का ही कर सकते हो, उससे ज्यादा आप सिलेक्शन इसका नहीं कर सकते हो। चलो इसके बाद यहां पे बता दूं भैया मैं, बी एंड सी पार्ट, ये दोनों पार्ट जो है सिर्फ केमिस्ट्री के पार्ट रहते हैं। बी एंड सिर्फ केमिस्ट्री, यहां पे भी केमिस्ट्री रहता है पूरा का पूरा, यहां पे भी केमिस्ट्री रहता है। ये दोनों पार्ट केमिस्ट्री के ही पार्ट हैं। चलो इसमें कितने क्वेश्चन होते हैं, इसमें से हम मैक्सिमम कितने सिलेक्ट कर पाएंगे। चलो बी पार्ट जो है, बी पार्ट में आप टोटल क्वेश्चन जो है वो दिए जाते हैं आपको 40 क्वेश्चन, उसमें से आप सिलेक्शन कर सकते हो मैक्सिमम 35 क्वेश्चन, उससे ज्यादा सिलेक्शन नहीं कर सकते हो। मतलब यहां पे 5 क्वेश्चन ऑप्शन में है, यहां पे भी 5 क्वेश्चन आपको ऑप्शन में दिया जाएगा। चलो केमिस्ट्री जो है ये सी पार्ट में टोटल 60 क्वेश्चन अभी दिया जाता है, उसमें से आप मैक्सिमम 25 क्वेश्चन ही सिलेक्शन कर पाते हो। चलो यहां पे जो ए पार्ट रहेगा हमारा मैथमेटिक्स रीजनिंग वाला, उसमें आप एक क्वेश्चन के 2 मार्क रहते हैं, इसलिए यहां पे टोटल जो मार्क्स होता है वो 30 मार्क्स का ये ए पार्ट रहता है। इसमें भी 2 मार्क्स के रहेंगे, इसलिए यहां पे ये 70 मार्क्स का रहेगा।
यहां पे एक क्वेश्चन जो है उसका 4 मार्क्स रहता है, सो यहां पे 100 मार्क्स टोटल नेट का जो पेपर आता है, ये एनटीए अब लेता है, उसका जो पेपर आता है वो 200 मार्क्स का रहता है पेपर। दूसरी बात भैया, यदि यहां पे आपने रॉन्ग क्वेश्चन कर दिया तब उसमें 25% माइनस सिस्टम भी होती है, माइनस सिस्टम में 25% आपका माइनस होता है। आप यदि ये सी पार्ट में एक क्वेश्चन जो 4 मार्क्स का जो एक क्वेश्चन है वो गलत यदि आपने कर दिया तब उसका 25% यानी कि 1 मार्क्स जो है वो माइनस होगा। 4 मार्क्स तो जाएगी, उसमें 1 मार्क और जाएगा और आपका टोटल 5 मार्क्स का लॉस हो सकता है यहां पे। सो यहां पे आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, हमारा जो क्रीम पार्ट रहता है, सबसे पहले बता दूं भैया आपको, जो मैक्सिमम आपको जो स्कोरिंग पार्ट है वो सी पार्ट रहता है। इसलिए स्कोरिंग है क्योंकि यहां पे आपको टोटल 60 क्वेश्चन दिए जाता है, 60 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ और सिर्फ 25 क्वेश्चन ही आपको सिलेक्शन करने हैं और एक क्वेश्चन का 4 मार्क्स रहता है। सो 100 मार्क्स तो यह सिर्फ सी पार्ट का ही होता है, इसलिए सबसे ज्यादा जो रहता है वो सी पार्ट पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसके बाद बी पार्ट, उसके बाद ए पार्ट। दूसरी बात बता दो भैया, यदि आपने ए पार्ट 0 मार्क्स है ए पार्ट में, फिर भी आप नेट क्वालिफाइड हो सकते हो। यहां पे ऐसा कुछ नहीं है कि पहले ए पार्ट को सिलेक्शन कीजिएगा, उसके बाद बी पार्ट को, उसके बाद सी पार्ट को, ऐसा नहीं है। आप किसी भी पार्ट को सिलेक्शन कर सकते हो। यदि इसमें 0 मार्क्स है और इसमें आपको कंप्लीट मार्क्स है, फिर भी आप नेट क्वालिफाइड कर सकते हो। उसके अलावा कई स्टूडेंट्स मुझे कॉल करके पूछे, सर हम नेट के मैक्सिमम कितने बार दे सकते हो? आप चाहो इतनी बार दे सकते हो। यहां पे यूपीएससी वाला यह कंसेप्ट नहीं है कि आप 3 बार दो या 4 बार दो, 5 बार दो, कितनी भी बार आप दे सकते हो। मेरी ही बात करूं, मैंने 15 बार नेट की एग्जाम दी है और 15 बार मैंने नेट क्वालिफाइड की है, 15 बार मैंने नेट क्वालिफाइड की है। सो आप कितनी भी बार दे सकते हो। दूसरी बात, यहां पे हमें पूछता है, सर एक बार नेट क्वालिफाइड की और 15 बार नेट क्वालिफाइड की, उसमें फर्क क्या होता है? मैं आपको बता दूं, यदि आप दिसंबर 2019 का पेपर उठा लीजिएगा और जून 2011 का पेपर उठा लीजिएगा, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है भैया। हर साल पेपर इतना अपडेट होता है। जून 2011 का यदि आप पेपर देखो ना, तब आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा भैया ये तो थोड़ी सी प्रिपरेशन में ही ये पास हो सकते हैं, क्योंकि तब ये प्रिपरेशन, ये जो माहौल है नेट का वो थोड़ा कम था। इसलिए जून 2011 में जो पास्ट पेपर है उसमें कंसेप्ट थोड़े से ये सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको पास करना बहुत इजी रहता है। मगर अभी जो क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं वो तो आपको पता ही भैया। यदि ऑर्गेनिक की बात की जाए, ऑर्गेनिक में आपको जीओसी आना चाहिए, स्टीरियो आना चाहिए, नेम रिएक्शन आना चाहिए, पेरिसाइक्लिक, सब कुछ आता है, तब जाके आप ऑर्गेनिक का क्वेश्चन सिलेक्शन कर पाओगे। सो बार बार एग्जाम देने से आप अपडेट रहते हो। यदि आपने, मेरी बात करूं, मैंने सबसे पहली जो नेट क्वालिफाइड की थी जून 2012 में क्वालिफाइड की थी। अब जून 2012 में मैंने जो क्वालिफाइड की थी नेट, वो वाला पेपर और अब ये जो दिसंबर 2019 वाला पेपर था, वो दोनों में बहुत फर्क है भैया। वो जो सबसे पहले आते थे पेपर, वो थोड़ा सिंपल पेपर था, तब इतने कंसेप्ट, अभी जो हम पढ़ते हैं ना उतने कंसेप्ट भी नहीं पढ़ते थे हम। ये अब क्या हो रहा है, आपको एवरी ईयर अपडेट होना ही पड़ेगा, अपडेट होना। यदि आपने एक बार नेट क्वालिफाइड कर ली, मान लो कि आपने जून 2012 में क्वालिफाइड कर ली और उसके बाद नेट आपने दी ही नहीं, और यदि आप जून 2009 या दिसंबर 2019 में नेट दे दी, तब आपको उसमें क्वालिफाइड नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें बहुत लेवल चेंज हो जाता है। इसलिए आपको यदि आप प्रोफेसर हो, यदि आप टीचर हो, आप प्रोफेसर हो, उसके लिए बार बार देना जरूरी है। यदि आप स्टूडेंट्स हो, फिर आपको एक बार जेआरएफ निकल गई, उसके बाद की जरूरत है वो आप पे डिपेंड करता है। किसी की सीट रोकनी है या नहीं रोकनी है वो नहीं सोचना है। उसके बाद बता दूं, चलो मैं, यहां पे जो पेपर्स रहता है हमारा 200 मार्क्स का रहता है। अब इसमें कट ऑफ सिस्टम क्या होती है, इसमें आपको नेट क्वालिफाइड कैसे करनी है, कितने मार्क्स आते हैं तब आप ये नेट क्वालिफाइड कर पाते हो। चलो देखिए, उसके लिए चलो आपको मैं ये 2 पार्ट में बता दूं। सबसे पहले एक आपको बता दूं भैया, यहां पे जो नेट जो होती है, नेट में 2 लेवल रहते हैं। नेट में कौन कौन से 2 लेवल रहते हैं, सबसे पहले देख लीजिएगा। आपको एक जो रहेगा एलएस रहेगा, एक जो रहेगा वो एलएस का पार्ट रहेगा। दूसरा जो पार्ट रहेगा जेआरएफ का, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ये लेक्चरशिप की बात है। एलएस मतलब लेक्चरशिप,
जेआरएफ मतलब जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ये जेआरएफ क्या है वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये एलएस और जेआरएफ का कट ऑफ कितना होता है, ये दोनों भैया नेट क्वालिफाइड को दिया जाता है, एलएस सिंबल या तो जेआरएफ सिंबल। यदि आप नेट क्वालिफाइड हो आपको एलएस सिंबल मिलेगा या तो आपको जेआरएफ सिंबल मिलेगा। अब देखिए यहां पे मैं डिफरेंट जो कैटेगरीज हो वो लिखता हूं। सबसे पहले आप यदि जनरल में आ रहे हो उसके लिए कट ऑफ अलग रहेगा। जनरल मतलब ओपन कैटेगरी में यदि आप आ रहे हो उसमें कट ऑफ अनरिजर्व जिसको बोला जाता है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है, ईडब्ल्यूएस में आप आ रहे हो या तो ओबीसी कैटेगरी में आ रहे हो आप, या तो एससी कैटेगरी में आ रहे हो, या तो एसटी कैटेगरी में आ रहे हो। यहां पे भैया मैं कोई कास्टिज्म की बात नहीं करने वाला हूं, यहां पे जो है वो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। फिर से मैं बता दूं भैया मैं यहां पे कास्टिज्म की बात नहीं करता हूं, जो है वो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। हमारा जो नेट का पेपर होता है 200 मार्क्स का, मैं आपको बता दूं ओपन कैटेगरी लिया, ओपन कैटेगरी मतलब जनरल कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी है, नियरली इक्वल टू हर साल में आपको बता दूं भैया कट ऑफ डिफरेंट रहता है, हर साल कट ऑफ डिफरेंट रहता है। मगर यहां पे जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो नियरली उसके आसपास ही रहता है। यदि जनरल कैटेगरी में आपको एलएस करनी है तब नियरली इक्वल टू 100 मार्क्स मिनिमम चाहिए, नियरली इक्वल टू। कई बार भैया ऐसा भी हुआ है 85 मार्क्स में भी आप जनरल कैटेगरी में यदि पेपर हार्ड है तब 85 मार्क्स में भी पास हो जाते हो। यदि पेपर थोड़ा सा इजी रहता है तब आपको एलएस के लिए 110 मार्क्स की जरूरत पड़ती है। मगर वो एक दो बार हुआ है, मैक्सिमम जो होता है नियरली इक्वल टू 100 मार्क्स के आसपास आपकी एलएस निकल जाती है। यदि जेआरएफ निकालनी है आपको, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ये फेलोशिप मतलब ये पीएचडी ड्यूरिंग पीएचडी आपको मिलती है, वो मैं डिटेल में आपको आज ही पढ़ाने वाला हूं। चलो यहां पे देख ले, इसकी सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। एलएस के उसमें जनरली +10 मार्क्स लगा दो। यदि आप जनरल कैटेगरी से हो, अनरिजर्व कैटेगरी से हो और आपको 110 मार्क्स आता है तब आपकी जेआरएफ निकल गई। चलो ईडब्ल्यूएस की यदि बात करें, जो फर्स्ट ईडब्ल्यूएस भैया सबसे पहले आई थी उसमें तो कट ऑफ बहुत कम था, मगर ये लास्ट वाली ईडब्ल्यूएस की बात करूं जनरल में आपको बता दूं यदि ईडब्ल्यूएस में आप हो तब आपका 95 मार्क्स यदि आपको आ गया तब आपकी एलएस निकल जाएगी, और 105 के आसपास आ गया तब आपकी जेआरएफ निकल जाएगी। ओबीसी कैटेगरी से यदि आप बिलोंग कर रहे हो तब आपको 90 मार्क्स में आपकी एलएस निकल जाएगी, 100 मार्क्स तक आपकी जेआरएफ निकल जाएगी। यदि एससी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो जनरली 62 मार्क्स से आपकी एलएस निकल जाएगी, 66 से लेकर 70 तक की आपकी ये जेआरएफ निकल जाएगी। एसटी कैटेगरी से यदि बिलोंग कर रहे हो तब 50 मार्क्स से आपका ये एलएस निकल जाएगा और 54 मार्क्स के आसपास आपका ये जेआरएफ निकल जाएगा। फिर से बता दो भैया कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पे जो आपको है वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं भैया यदि आप किसी भी कैटेगरी से भी, यदि आप एसटी कैटेगरी से हो या तो एससी कैटेगरी हो, आपका गोल इतना बड़ा होना चाहिए कि आप जनरल कैटेगरी से भी ऊपर मार्क्स ला लो। आपको मार्क्स इतना आना चाहिए कि कोई आपको ऐसा ना बोल सके कि आप ये कैटेगरी में थे इसलिए आपने ये निकाल दी। आपका जो नॉलेज है वो इतना शार्प होना चाहिए कि आपका ये कॉन्सेप्ट इतने क्लियर होना चाहिए कि आपके मार्क्स जो है वो एलएस ये जनरल कैटेगरी है उससे भी ज्यादा होना चाहिए, ताकि आपको ये मार्केट में यदि आप प्रोफेसर बन गए तब ये देखेगा भैया ये स्टूडेंट से बहुत शातिर होते, वो सारे सबकी केमिस्ट्री देखते हैं कि इतनी इसकी केमिस्ट्री, आपने सिर्फ नेट निकाल ली और आप महान हो गए, इतना नहीं है। आप यदि प्रोफेसर बनते हो तब आपको परफॉर्मेंस भी इतना देना पड़ेगा यदि आप नेट क्वालिफाइड हो। फिर चलो यहां पे देख लो, अब मैं यहां पे मान लो जनरल कैटेगरी बात कर रहा हूं, आपने 200 मार्क्स में से 100 मार्क्स ले लिए तब आप एलएस बन जाओगे। एलएस मतलब लेक्चरशिप का मीनिंग ये होता है भैया आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेजेस, किसी भी गवर्नमेंट हो या तो ग्रांटीनेट कॉलेजेस है, आपको पता है अभी भैया ये जो गुजरात है उसमें जीपीएससी आई थी, राजस्थान है उसमें आरपीएससी आई थी, जो भी स्टेट है उसकी पर्टिकुलर ये सब्जेक्टिव एग्जाम होती है, उसमें आप यदि आपने एलएस या तो जेआरएफ दोनों में से कोई एक क्लियर कर ली, जेआरएफ या तो एलएस में से दोनों में से कोई एक क्लियर कर ली, तब आप
गवर्नमेंट कॉलेजेस में या तो ग्रांटीनेट कॉलेजेस में, ग्रांटीनेट भी ये आपको पता ही ना भाई गवर्नमेंट ही है, उसमें आप प्रोफेसर बन सकते हो, लेक्चरर बन सकते हो, इसलिए आपको एलएस या तो जेआरएफ। ये बता दो भैया ये दोनों नेट के सिंबल ही है, ये दोनों नेट के सिंबल। यदि आप एलएस हो फिर भी नेट क्वालिफाइड हो, जेआरएफ हो फिर भी नेट क्वालिफाइड हो, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? आप प्रोफेसर तो एलएस में भी बन सकते हो, जेआरएफ में भी प्रोफेसर बन सकते हो, चाहे किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज हो, रिक्रूटमेंट है तब आप उसमें प्रोफेसर बन सकते हो। दूसरी बात, एलएस और जेआरएफ में डिफरेंस क्या है? यदि आप पीएचडी करना चाहते हो, पीएचडी करना चाहते हो, पीएचडी में आपको पता है स्टाइफंड आता है, फेलोशिप आती है। पीएचडी में जो फेलोशिप आती है ये यूजीसी जेआरएफ या तो सीएसआर जेआरएफ की, ये सिर्फ आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप आपने की है तब ही जाके आपको जेआरएफ आएगी, तभी जाके आपको 31,000 आपके अकाउंट में आएंगे यदि पीएचडी करो। एलएस में 31,000 नहीं आते, मगर कई ऐसी जो यूनिवर्सिटी है जैसे कि एसवी एनआईटी जो होती है उसमें डायरेक्ट ये सीएसआर या तो यूजीसी के साथ कनेक्शन होता है उसका। यदि आप एलएस हो फिर भी आपको 31,000 फेलोशिप एनआईटी में मिल सकती है, मगर आईआईटी में नहीं मिल सकती। पहले तो आईआईटी का तो ये कंडीशन ही है भैया, आपको बताइए ना आईआईटी के जो टॉप आईआईटी है उसमें पहली कंडीशन तो ये आपको जेआरएफ होनी चाहिए। अब ये जेआरएफ जो है उसको देखिएगा अच्छी तरह से। ये जो जेआरएफ होती है भैया वो 4 तरीके की होती है। सबसे पहले मैं बता दूं आपको सीएसआईआर जेआरएफ। दूसरी जो होती है वो यूजीसी जेआरएफ होती है, यूजीसी जेआरएफ। तीसरी जो होती है वो एसपीएमएफ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी फेलोशिप, तीसरी होती है श्यामा प्रसाद मुखर्जी फेलोशिप। और जो चौथी होती है वो पीएमआरएफ, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप। ये 4 तरीके की जेआरएफ होती है। अब ये दोनों की बात करूं, आपको भैया पता ही है सबसे पहले जो आती थी हमारे वक्त में आती थी, जून 2012 की बात करो तब सीएसआर जेआरएफ और यूजीसी जेआरएफ, वो दोनों ये दोनों भैया फंडिंग एजेंसीज है। पहले तो ये दोनों फंडिंग एजेंसी है, दोनों की फंडिंग सेम रहती है, दोनों की फंडिंग सेम रहती है। दोनों में आपको 30, यदि आप पीएचडी कर रहे हो तब, यदि आप पीएचडी कर रहे हो तब आपको जो फेलोशिप मिलती है वो 31,000 फेलोशिप मिलती है पर मंथ की बात है। और आप यदि मान लो आप अहमदाबाद सिटी में रह रहे हो, अहमदाबाद सिटी जो है उसमें आपका घर नहीं है, वहां पे आप यहां किसी भी हॉस्टल में रह रहे हो या तो आप पीजी में रह रहे हो, उसमें क्या मिलेगा आपको? एचआरए मिलेगा। ये जो है 31,000 ये फेलोशिप है, उसके बाद ये 6,000 एचआरए मिलता है। जनरली 37,000 आपको पर मंथ, ये जो बोल रहा हूं ये पर मंथ की बात है, पर मंथ आपको ये फेलोशिप मिल रही है। ठीक है, दोनों में सीएसआर जेआरएफ जो होती है, यूजीसी जेआरएफ होती है, वो दोनों में सेम फंडिंग है, दोनों में 31,000 आपको जेआरएफ मिल रही है। जेआरएफ की बात यहां तक, जो आपको जेआरएफ मिलती है भैया ये 2 साल तक मिलती है। 2 साल के बाद क्या हो जाता है? 2 साल के बाद आपका ऑटोमेटिक कन्वर्जन, यदि आपकी रिसर्च सही है और एसआरएफ आपके जो गाइड है उस पर डिपेंडेंट रहता है, यदि आपने उसको कोई भी जो स्टूडेंट है उसको एसआरएफ में कन्वर्ट कर दिया, तब एसआरएफ की जो फेलोशिप रहती है 31,000 में से 35,000 मिलती है। यहां पे भी एचआरए उसके हिसाब से 7,000 तक मिलता है, और टोटल जो आपकी फेलोशिप होती है वो 42,000 पर मंथ की रहती है। ये 42,000 पर मंथ की रहती है फेलोशिप, यदि आप एसआरएफ में कन्वर्ट हो गए तब। चलो ये तो हो गई बात सीएसआर जेआरएफ और यूजीसी जेआरएफ की। अब ये एसपीएमएफ क्या है और पीएमआरएफ क्या है? सबसे पहले बता दूं भैया, हमारे वक्त में ऐसा था जो ऑल इंडिया टॉप 10 में आता था, ऑल इंडिया टॉप 10 में आता था उसको एसपीएमएफ दी जाती थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी फेलोशिप अवार्ड दिया जाता था उसको। अब उसकी लिमिट एक्सटेंड कर दी है। अब क्या है, टॉप 30 में जो आ रहे हैं, 1 से लेकर 30 रैंक तक जो टॉप 30 में आ रहे हैं उसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी फेलोशिप दी जाती है। और इसकी जो फेलोशिप रहती है वो 39,000 पर मंथ की फेलोशिप रहती है। इसकी कंटीजेंसी भी बहुत ज्यादा होती है। जो पीएचडी कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स को भैया पता ही है, इसकी कंटीजेंसी जो है एचआरए है। आपको कंटीजेंसी की ही सिर्फ बात करूं ना, 8,000 तो सिर्फ इसकी कंटीजेंसी आती है।
यदि इसमें एचआरए आपने प्लस कर दिया, चलो इसमें मैं एचआरए ऐड नहीं करता, फिर भी आपको 47,000 पर मंथ, ये पर मंथ की बात है भैया, पर मंथ आपको 40,000 की फेलोशिप मिलती है। चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में आप पीएचडी कर रहे हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी करो, तब आपको 47,000 की पर मंथ फेलोशिप मिल रही है। यदि इसमें एचआरए भी ऐड कर दो तब तो आपको पता ही है कितना बड़ा भैया ये गवर्नमेंट आप पे कितना रिसर्च पे ध्यान दे रही है। इसके बाद में प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप की बात करूं, ये जो आपको पता ही है, ये सिर्फ और सिर्फ ये पीएमआरएफ है, जो ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ आईआईटी के स्टूडेंट्स को ही दी जाती है। पीएमआरएफ आपका रैंक चाहे मान लो फर्स्ट रैंक क्यों ना हो, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक क्यों ना हो, मगर आपने आईआईटी में पीएचडी नहीं किया, तब आपको यह पीएमआरएफ नहीं मिल सकती। पीएमआरएफ के लिए आपको आप उसमें पीएचडी जो आपकी आईआईटी जो, या आपको इंडिया में पता ही है भैया, आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी आईएससी बेंगलोर है, आईआईटी खड़गपुर कानपुर है, ये दिल्ली है, आपको आईआईटी में जाना ही पड़ेगा, तब जाके ही आपको पीएमआरएफ मिलेगी, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप आपको मिलेगी। चाहे आपको ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक है और आप आईआईटी में नहीं गए हो, तब आपको ये पीएमआरएफ नहीं मिलेगी, तब आपको सिर्फ एसपीएमएफ मिलेगी। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एसपीएमएफ ले सकते हो, मगर पीएमआरएफ के लिए आपको आईआईटी में ही जाना पड़ेगा। इसकी भैया मैं आपको फेलोशिप बता दूं 70,000, सिर्फ फेलोशिप बता दो, कंटीजेंसी और उसकी तो बात अलग ही है। आपको सिर्फ फेलोशिप बता दो 70,000 पर मंथ की फेलोशिप होती है। जी जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी में उसको अच्छी तरह से पता है, मगर ये 70,000 के लिए आपको आईआईटी में जाना ही पड़ेगा। आईआईटी में कैसे जा सकते हो आप? आईआईटी का फर्स्ट कंडीशन है भैया, आपको सीएसआईआर जेआरएफ होना चाहिए, या तो यूजीसी जेआरएफ होना, आपके पास जेआरएफ होनी चाहिए, या तो गेट क्वालिफाइड होनी चाहिए आपको। उसमें भी इंटरव्यू आता है, इंटरव्यू में यदि आपका सिलेक्शन हो गया तब आप आईआईटी में एडमिशन ले सकते हो। आपको अच्छी तरह से पता है, हमारा जो दो स्टूडेंट्स है, एक जो कौशिक पानसुरिया सर है और दूसरे जो अमरीश सर है, वो दोनों अभी आईआईटी बॉम्बे में जो इस साल हमारा उसका सिलेक्शन हुआ था, और इस साल जो अभी 2 महीने पहले ही आईआईटी गांधीनगर में हितार्थ पटेल करके हमारा जो अहमदाबाद ब्रांच का स्टूडेंट्स है, उसका भी उसमें सिलेक्शन हुआ। सो आपको फ्रेंड्स बता दूं, आप टारगेट यदि आपको जेआरएफ करनी है, आपको नेट क्वालिफाइड करनी है, तब आप सबसे पहले आपको टारगेट होना चाहिए भैया पीएमआरएफ का टारगेट होना चाहिए। यदि आपकी ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आ गई मगर आप आईआईटी में नहीं जाते हो, तब आपको पीएमआरएफ नहीं मिलेगी। अभी जो पीएमआरएफ की सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ आपको आईआईटी में ही मिलेगी, ठीक है। चलो ये बात हो गई जेआरएफ की। और ये डायरेक्ट पहले क्या था, पहले यूनिवर्सिटी के अकाउंट में आता था, मगर अब ऐसा नहीं है। अब ये जो आपको फेलोशिप है वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में ही आते हैं। अब दूसरी बात, ये नेट की प्रिपरेशन कैसे की जाए, उसका सिलेबस क्या होता है, मैंने आपको बता दिया भैया 3 पार्ट में होता है, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, 3 पार्ट में ये नेट की प्रिपरेशन की जाती है। जो मैथमेटिक्स पार्ट है और बी एंड सी केमिस्ट्री पार्ट है, उसका सिलेबस क्या रहेगा, नेट में कौन से एरिया कवर होते हैं, ये जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वो लिंक में जाके हमारा जो प्रीवियस ईयर के जो हमारा जो रिजल्ट है, हमने जो दी कैटलिस्ट हमारा कोचिंग सेंटर है, उसमें हमने कई सारे स्टूडेंट्स को ये नेट क्वालिफाइड करवाई है, गेट क्वालिफाइड करवाई है, सेट क्वालिफाइड करवाई है, कई सारी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वो क्वालिफाइड करवाई, उसके जो सारे लिस्ट उसमें दिए गए हैं। और जो भी स्टूडेंट्स अभी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, उसको प्योर गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, ओएनजीसी में है या तो आईओसीएल में है, वो भी सारे ब्रोशर में आपको मिल जाएंगे। एक जो फॉर्म की लिंक दी हुई है उसमें आपको रिजल्ट मिल जाएगा। उसके बाद उसमें कौन से एरिया जो होते हैं वो कवर होते हैं वो भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद यदि आपको कैटलिस्ट के साथ ऐसे ही जुड़ना है, तब यहां पे डिस्क्रिप्शन में कई सारी लिंक दी, फेसबुक पेज लिंक दी है, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दी है, आपको टेलीग्राम लिंक दी है, आप किसी भी ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको जो भी एग्जाम आती है उसकी इंफॉर्मेशन जैसे मैंने यहां पे दी वैसे ही आपको मिलती जाएगी। चलो अब नेक्स्ट, अब ये सीएसआईआर नेट जो है वो जेआरएफ कैसे निकालनी है, हमें एलएस कैसे निकालनी है, उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, उसके लिए सबसे पहले देख लीजिएगा। आपको मैं बता दूं भैया, यहां पे जो कई सारे हैं टॉपिक, आपको ये नेट के लिए, आपको यदि नेट एग्जाम क्वालिफाइड करनी है, तब नेट एग्जाम क्वालिफाइड करने के लिए आपको सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए भैया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के
साथ साथ इनऑर्गेनिक भी आपका इतना शार्प होना चाहिए, और उसके बाद फिजिकल भी इतना शार्प होना चाहिए, और यह मैथमेटिक्स रीजनिंग वाला जो पार्ट है वो भी आपको पता होना चाहिए। अब ऑर्गेनिक की प्रिपरेशन कैसे की जाती है, सबसे पहले बता दो भैया आपको, ऑर्गेनिक लार्जेस्ट पार्ट जो है ऑर्गेनिक पार्ट है, उसमें आपको सबसे पहले जिसकी प्रिपरेशन करनी है वो जीओसी की प्रिपरेशन करनी है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। उसके बाद स्टीरियो की प्रिपरेशन करनी है। आप जीओसी और स्टीरियो साथ में पढ़ सकते हो, स्टीरियो और जीओसी दोनों साथ में पढ़ सकते हो, मगर ये दोनों कंप्लीट हो जाने के बाद ही आप नेम रिएक्शन या तो पेरिसाइक्लिक देखिएगा। नेम रिएक्शन एंड पेरिसाइक्लिक, ये जो 4 पार्ट है वो ऑर्गेनिक के मेन जो 4 पार्ट है। नेम रिएक्शन में रिएजेंट्स आ जाएंगे सारे, रिड्यूसिंग रिएजेंट, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स, ये सब कुछ आ जाता है। आपको पता है भैया, जिसने कैटालिस्ट के साथ जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं उसको अच्छी तरह से पता है, ये सिर्फ इसकी ही 400 पेजेस की 6 बुक्स चाहिए आपको यहां पे ऑर्गेनिक कंप्लीट करने के लिए। और एक बार यदि आपने जीओसी या तो स्टीरियो हमसे पढ़ लिया, फिर आपको यदि इंटरेस्ट नहीं है फिर भी आपको उसमें इंटरेस्ट लगता ही जाएगा, लगता ही जाएगा। भैया ये आपको बता दूं पहले, किसी को भी पढ़ने का शौक नहीं होता, किसी को भी पढ़ने का शौक नहीं होता। पढ़ने का शौक कब जागता है, जब आपको कहां किसी भी इंस्टीट्यूट से यदि आपको समझ में आ जाए, केमिस्ट्री समझ में आ जाए, तब आपका इंटरेस्ट बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। जो मेरी ही बात करूं, मुझे सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट था, मगर जब केमिस्ट्री समझ में आने लगा तब याद रखिएगा ये आपके लिए बहुत इजी रहेगा। इनऑर्गेनिक भी बहुत सारे पार्ट है, फिजिकल में भी बहुत सारे पार्ट है, आपको भैया पता ही है, क्वांटम पार्ट है, या थर्मोडायनेमिक्स पार्ट है, ये केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट है, सॉलिड स्टेट है, कई सारे जो है वो फिजिकल। ये पॉलीमर केमिस्ट्री की यदि बात करें, पॉलीमर को कहीं ऑर्गेनिक में रखते हैं, कहीं फिजिकल में, क्योंकि वो अप्लाइड है भैया, ये प्योर ऑर्गेनिक भी नहीं है, ये प्योर ये फिजिकल भी नहीं है, अप्लाइड केमिस्ट्री जिसको बोला जाता है। यहां पे इनऑर्गेनिक की आपको पता है भैया VSEPR थियरी आती है, और आपको पता ही है यहां पे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी आती है, मेटल कार्बोनिल भी, कई सारे जो इतने टॉपिक है वो सारे टॉपिक्स आपको नीचे दी गई हुई लिंक में फॉर्म निकालिएगा, उस वो फॉर्म में आपको कई सारे जो टॉपिक वो दिए गए हैं। अब देखिएगा आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कहां से करनी है। सबसे पहले आपको ये तीनों में से इंटरेस्ट किस में है, नेट सबसे पहले निकाली कैसी जाती है। यदि तीनों में से आपको यदि मान लो सिर्फ JRF करनी है, LSE या तो JRF करनी है, आपको ऑल इंडिया टॉप रैंक नहीं लेना है, तब ये प्रिपरेशन कैसे की जाती है। तीनों में से कोई 2 जो है पार्ट, मान लो आपने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक परफेक्ट कर लिया, 100% कर लिया आपने, उसके बाद भी आप इसको ऑप्शन में नहीं निकाल सकते हो। आपको फिजिकल केमिस्ट्री में इसमें से कौन से जो, ऐसे तो नहीं है भैया फिजिकल में आपको कुछ आता ही नहीं है, इसमें से कोई 1-2 जो होता है उसको आप ऑप्शन में निकाल सकते हो, वरना आप 2 ही सब्जेक्ट करके गए फिर आपकी JRF नहीं निकलेगी। यदि आपको सिर्फ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक या फिजिकल ही आपको 2 अच्छे लगते हैं, इसमें ऑर्गेनिक में कोई अच्छा नहीं लगता, फिर भी आपको ऑर्गेनिक करके ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये यदि ये ऑर्गेनिक करना है, फिर ये आपको बता दो भैया, ये आपने सिर्फ नेम रिएक्शन कर ली, या तो पेरिसाइक्लिक कर ली, या तो स्टीरियो कर ली, जीओसी कर ली, वैसे आपको ये ऑर्गेनिक यदि ऑर्गेनिक में आपको जाना है, तब ये पूरा का पूरा 4 पार्ट जो है, 4 पार्ट आपको कंप्लीट ही करना पड़ेगा, तब जाके ही आपको ऑर्गेनिक शार्प होगी। मैं आपको बता दूं भैया, ऑर्गेनिक से अच्छा ये फिजिकल और इनऑर्गेनिक में प्रिपरेशन करनी बहुत इजी रहती है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो होता है, सपोज आपने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ लिया, केमिकल काइनेटिक्स का एक ही चैप्टर पढ़ लिया, फिर उसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आपको समझ में आ जाएगा, सोल्व आपको इजीली हो जाएगा। यदि आपने सॉलिड स्टेट कर लिया, फिर सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन आ जाएगा, उसमें आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। सॉलिड स्टेट में इसका कंसेप्ट नहीं होगा, क्वांटम केमिस्ट्री का या तो पॉलीमर केमिस्ट्री का, सीके जो है उसमें सॉलिड स्टेट का कंसेप्ट नहीं होगा, सेपरेट केमिस्ट्री होता है, फिजिकल केमिस्ट्री होता है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, वो सेपरेट होता है। मगर ये जो ऑर्गेनिक है वो सेपरेट नहीं है। आपको यदि ऑर्गेनिक करना है तब आपको जीओसी, स्टीरियो, नेम रिएक्शन, या रिएजेंट्स, या पेरिसाइक्लिक सब कुछ करना है आपको। दूसरी बात, यदि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो भैया, आपको बता दूं ऑनलाइन ऑफलाइन में दोनों में डिफरेंस बहुत सारे हैं।
जो भी स्टूडेंट्स को सेल्फ डिसिप्लिन है, यदि आपने ठान ली है मुझे ये नेट करनी ही है, तब ये ऑनलाइन, जो ऑनलाइन है और ऑफलाइन है उसमें कुछ फर्क नहीं रहता। मगर यदि आप एक ही जगह पे बैठ नहीं पाओगे या 3-4 घंटे आप बैठ नहीं सकते हो, फिर आपको ये ऑनलाइन में थोड़ा दिक्कत रहेगी। ऑफलाइन में तो आप हमारे सामने ही बैठे होगे, उसमें तो कहाँ जाओगे भैया आप। ऑनलाइन में ऑफलाइन में डिफरेंस बहुत है, मगर केमिस्ट्री एक ही रहती है। हम जितना ऑनलाइन में पढ़ाते हैं उतना ही ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, ऑफलाइन में पढ़ाते हैं उतना ही ऑनलाइन में पढ़ाते हैं। मगर वो आप पे डिपेंडेंट करता है, आप ऑनलाइन में 3-4 घंटे आप बैठ के पढ़ सकते हो या नहीं पढ़ सकते हो। उसमें क्या होता है, हमारे सामने जो होता है मोबाइल होता है, आप ऑनलाइन में नेट का यूज कर, वाईफाई या तो आपका मोबाइल नेट, उसमें यदि व्हाट्सएप में मैसेज आ गया तो फेसबुक में मैसेज आ गया, हेलो सिर्फ मैसेज है, वो आप घंटों के घंटों उसमें निकाल दोगे, तब यार आपकी जेआरएफ नहीं होने वाली है। ऐसे हमें प्रिपरेशन नहीं करनी। यदि आपको प्रिपरेशन करनी है, आपको 6 मंथ तक, 6 महीने तक आपको योगी ही बनना पड़ेगा, तपस्वी ही बनना पड़ेगा। यदि आपने 6 मंथ सिर्फ तपस्या कर ली आपने, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता जेआरएफ करने के लिए या टॉप रैंक लाने के लिए। और बता दो भैया, यदि आपको ऑल इंडिया टॉप रैंकिंग लेना है, तब ये ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, हमारा जो दी कैटालिस्ट एजुकेशन सेंटर है, आपको अच्छी तरह से पता है, ये फिनोल इंस्टीट्यूट हमारा, उसमें तीनों सब्जेक्ट हम बैलेंस में करवाते हैं। आप एक भी ऐसा, जो भी क्रैश कोर्स में हमारे स्टूडेंट्स है उसको अच्छी तरह से पता है, सारे कंसेप्ट हमने एक क्रैश कोर्स में भैया रिकॉर्ड बना दिया। आपको पता ही है, जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ क्रैश कोर्स में जुड़े हुए थे उसमें हमने रिकॉर्ड बना दिया। एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है उसमें जो हमने छोड़ा है, सारे टॉपिक नियरली इक्वल टू 100% उसमें हमने कवर कर लिए थे। क्रैश कोर्स में ही हमने पूरा इनऑर्गेनिक, पूरा ऑर्गेनिक, पूरा ये जो है फिजिकल केमिस्ट्री, वो सारा कुछ हमने करवा दिया है। यदि आप में क्रैश कोर्स में होता क्या भैया, आपको 9 से लेकर 10 आवर्स तक बैठना पड़ेगा। लॉन्ग कोर्स में बेनिफिट इतना है कि आपको 9-10 आवर्स बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको 4 आवर्स ही बैठने की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद आप सिर्फ रिवीजन ही कीजिएगा। दूसरी बात ये भैया, नेट में जो कोई भी टॉपिक है, सपोज आप मेरे यूट्यूब चैनल जो है डॉक्टर योगेश सजूरिया, उसमें यदि आप जीओसी पढ़ रहे हो, कोई भी टॉपिक हम ये कैटालिस्ट में से यदि आपने पढ़ा है, समझ में तो एक बार आ जाएगा, एक बार में ही समझ में आ जाएगा। मगर मैं आपको बता दूं, यदि आपको नेट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तब सिर्फ समझना जरूरी नहीं है, उसको बार बार रिपीट करने की जरूरत होती है। सपोज के कोई नेम रिएक्शन की, यदि आपने 100 नेम रिएक्शन पढ़ी है हमसे, हम आपको पता है भैया टोटल जो जीओसी है, स्टीरियो है, नेम रिएक्शन है, पेरिसाइक्लिक, उसमें टोटल यदि नेम रिएक्शन की बात की जाए 200 हमारी नेम रिएक्शन होती है। उसमें ध्यान से देखिएगा, अब मैं क्या कहने जा रहा हूं आपको। मान लो आपके पास 200 नेम रिएक्शन पढ़ ली, पहले दिन आपने रिवीजन में 10 रिएक्शन की है, यह कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी, कोर्स जब स्टार्ट होता है तब मैं आपको बताऊंगा। आपको अच्छी तरह से पता है भैया 9 सितंबर से आज हैप्पी टीचर्स डे है, आपको अच्छी तरह पता है। आप सबको पहले मैं हैप्पी टीचर्स डे कह दूं। उसके बाद 9 सितंबर से जो हमारी यह लॉन्ग कोर्स स्टार्ट हो रहा है, उसमें मैं आपको प्रिपरेशन कैसे की जाती है, आपका उसमें भैया थोड़ा बहुत मैं वाइवा भी लूंगा, ऑनलाइन है फिर भी आपका मैं फोन करके थोड़ा वाइवा भी लूंगा उसमें, ताकि आप हमारे साथ कनेक्ट रह सको, आप डेली का डेली जो प्रिपरेशन कर पाओगे। बात हम कर रहे हैं आपको नेम रिएक्शन जो है वो करनी कैसे है। मान लो आज हमने 5 नेम रिएक्शन पढ़ी, आज 5 नेम रिएक्शन पढ़ी, उसको 2 बार 3 बार आपको रीडिंग कर ही लेना। एक्यूरेसी जब तक ना आ जाए तब तक आपको ये रीडिंग करनी है। एक्यूरेसी के लिए क्या करना है वो आपको मैं लॉन्ग कोर्स में बताते ही जाऊंगा, ऐसे ऐसे प्रिपरेशन करते जाएंगे। क्रैश कोर्स में थोड़ा हमारे पास कम टाइम था, मगर लॉन्ग कोर्स में हमारे पास पूरा टाइम रहेगा। आपको नेट के क्वेश्चन, जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे उसके बाद नेट के क्वेश्चन में यूट्यूब पे ही डालने वाला हूँ सारे नेट के क्वेश्चन। वो लॉन्ग कोर्स में जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसके बाद उसके नेट के क्वेश्चन जो भी टॉपिक का है उसमें आपको मिल जाएगा। कैसे प्रिपरेशन की जाती है वो डेली में आपको ऐसे बताऊंगा। मगर यहाँ पे जो थोड़ी सी हिंट दे दूं, आज 5 रिएक्शन पढ़ी है, कल जब हम 5 रिएक्शन पढ़ते हैं तब आज की 5 रिएक्शन पहले रिवीजन करनी है, उसके बाद कल की रिवीजन करनी है। 3 दिन बाद, मान लो 1 वीक चला गया, 1 वीक के बाद आपको यह सारी पहले की जो नेम रिएक्शन था वो रिवाइज करनी है एक बार, उसके बाद वो रिवाइज करनी है।
यदि आप ऐसे प्रिपरेशन करते जाओगे तब आपकी नेट जेआरएफ पक्की है, क्योंकि आपको इतनी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। सिर्फ समझ में आना जरूरी नहीं, आपकी एक्यूरेसी होना चाहिए, आपकी स्पीड होना चाहिए। अब मैं कई सारे वीडियोस जो मेरा यूट्यूब पे डाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसमें जो भी कंसेप्ट मैं पढ़ाता हूँ सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट देता था, उसके बाद ये नेट एग्जाम में कैसे स्पीड से सिर्फ 5 से 10 सेकंड में भी आप सोल्व कर पाओगे ऑर्गेनिक क्वेश्चन, या स्पीड में कैसे सोल्व कर सकते हैं, वो सारा कंसेप्ट में उसमें आपको दे रखा है। सो थैंक यू सो मच। और आज जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल है, जितने भी आपका फ्रेंड सर्कल, उसको आपको ये वीडियोस भेजने हैं, शेयर करने हैं, क्योंकि यदि आपके हिसाब से यदि आपने इंफॉर्मेशन आपकी, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं भैया एक कैटालिस्ट ज्वाइन कीजिएगा, किसी भी इंडिया का कोचिंग सेंटर ज्वाइन कीजिएगा, मगर आप अपने फ्रेंड्स को भी साथ जुड़े रखिएगा कि ताकि आपकी मेहनत और बढ़ जाए, क्योंकि इंटरेक्शन बढ़ जाए। वरना आपका फ्रेंड प्रिपरेशन नहीं कर रहा होगा और आप प्रिपरेशन कर रहे होगा, तब वो बोलेगा चलो आज घूमने जाते हैं, वहां जाते हैं। इसलिए आप यदि साथ में प्रिपरेशन कर रहे हो तब आपकी पोटेंशियल बढ़ जाएगी, और यदि आप दूसरे का अच्छा सोचोगे तब भगवान आपका अच्छा ही करने वाले हैं। सो आज का जो ये लेक्चर है, और हमारा जो 9 सितंबर से आपको पता ही है लॉन्ग कोर्स जो स्टार्ट होने वाला है, सुबह 8 बजे स्टार्ट हो जाएगा। यहां पे जो लॉन्ग कोर्स में भैया आपको बता दूं, हमारे जो वीडियोस रहेगा वो 6 मंथ तक, जहां तक हमारा सिलेबस रहेगा, पहले दिन का जो वीडियो है वो 6 मंथ तक आप किसी भी दिन देख सकते हो। सो वो निकल नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है एक वीक में निकल जाएगा तो एक मंथ। जैसे क्रैश कोर्स में था, पहला जो दिन का लेक्चर था वो लास्ट दिन तक रहता, जिसने क्रैश कोर्स हमारा ज्वाइन किया था उसको अच्छी तरह से पता है। सो 6 मंथ तक हमारा ये वीडियो रहेगा। सो आप कितनी भी बार यदि रिवीजन करना चाहो फिर वो रिवीजन कर सकते हो। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मिलते हैं। ये CSIR नेट की बात हुई, ऐसे भी मैं गेट की बात करूंगा। गेट के लेक्चर में गेट में क्या होता है, उसके बेनिफिट्स का क्या होता है, कहां कहां तक उसमें जा सकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में वो देखें। चलो लास्ट में इतना ही बताऊंगा भैया आपको, यदि आपको हमारे साथ लॉन्ग कोर्स में यदि जुड़ना है, 9 सितंबर से स्टार्ट होगा और 6 मंथ तक हमारा रहेगा। आपको यदि रजिस्ट्रेशन करवाना, फ्री रजिस्ट्रेशन रहेगा हमारा www.thephenol.com पे। फिर से बता दूं भैया आपको, ये www.thephenol.com पे हमारा ये फ्री रजिस्ट्रेशन रहेगा। ये वेबसाइट पे जाइएगा, या तो आप नीचे दी गई हुई लिंक पे आप डायरेक्ट फॉर्म फिलअप कर सकते हो, और उसमें आपको पता है भैया प्राइस भी हमने रखी है। यदि आपने वो प्राइस वाला वीडियो नहीं देखा फिर वो वीडियो भी देख लीजिएगा, उसकी भी लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको दी रखी है। AIR1 को हमने 5000 से लेकर 5,51,000 की यहाँ पे प्राइस भी रखी है। सो यदि आपको नेट की डासू प्रिपरेशन यदि करनी है फिर हमारे साथ जुड़े रहेगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मिलते हैं हम।